नाजरीन साथ आपके साथ मौजूद हैं की तरह। शुक्रिया सेठी साहब हमारी दावत कबूल करने का। और मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तजा सोलंकी साहब भी। और हम आज गुफ्तगू करेंगे तीन चार बड़ी मौज़ूआत और खबरें जो हैं उनके ऊपर। सबसे पहले तो आप सबके इल्म में है कि शहबाज शरीफ साहब अब जेल से छुटकर एक्टिव हो गए हैं। बहुत ज्यादा उनके बयानात आ रहे हैं। पार्टी का कंट्रोल भी संभाल रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं। उस पर ज़ाहिर बात है बहुत सी कयास आराई भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, हिमायती भी उनके आगे हुए हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब की भी जो नाकामी हुई है कराची के इलेक्शन में, वहाँ भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी जोड़ी जा रही है। सारी बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल जो होगा वो ये होगा कि क्या मरियम नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं? क्या वो पार्टी को संभाल सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं? दूसरा हमारा जो टॉपिक है और जो खबरों से ही मुंसलिक है कि अभी आपने देखा आज कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने कहा कि जो इन इंतखाबी इस्लाहात हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी तजवीज़ किए हैं, वो जो भी आप कर लें वो उस वक्त तक कारआमद नहीं या कामयाब नहीं होंगी जब तक इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार जो है वो कम नहीं होगा या इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम नहीं होगी। इसी के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मियाँ नवाज शरीफ ने एक ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इस्लाहात हैं ये एक धोखा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो वो भी आरटीएस की तरह बंद हो जाएगी या खराब हो जाएगी, तो फिर इनका फायदा क्या? और इसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम जो पिछली बार भी हम बात कर रहे थे और खुसूसन जो नई डेवलपमेंट है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने वहाँ पे तकरीबन 660 से ज़्यादा जो मेंबरान हैं उन्होंने एक करारदाद पास की है पाकिस्तान को तंबीह करने के लिए कि अगर वो तौहीन मज़हब का कानून जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं रोकेगा और इंसानी हकूक की पासदारी नहीं करेगा, तो फिर जो जीएसपी प्लस स्टेटस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तकरीबन 6 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स की और दीगर, वो मुतासिर हो सकेंगी। और इसी को हम जोड़ेंगे जो जनरल बाजवा साहब ने एंकर्स और जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा कि वो पाकिस्तान को एक नॉर्मल रियासत बनाना चाहते हैं। और हम ये नजम साहब से डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान को नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए क्या-क्या इक़दामात करने होंगे और क्या इन हालात में पाकिस्तान नॉर्मल स्टेट बन सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ जो है मुबीना तौर पर ये भी कहा गया है कि टीएलपी को मेनस्ट्रीम किया जाएगा और उसको सियासत में एक जगह मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो मौज़ू है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है। और सैयदी साहब आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़, बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब मामलात को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। और ये कि क्या उनके लिए ये मुमकिन होगा? मरियम नवाज़ शरीफ और ज़ाहिर बात है भाई की तो बात है ही, ज़िक्र है ही सो है। लेकिन क्या मरियम नवाज़ की पॉपुलर अपील के बगैर वो इलेक्शन जीत सकते हैं और इक़्तिदार में आ सकते हैं? आपने तो बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, इसका डायरेक्ट ही जवाब देता हूँ। बिल्कुल। पहले भी मैंने जवाब दिया है इसका, मैंने ये आपसे कहा है कि नवाज़ शरीफ, मरियम शरीफ, शहबाज शरीफ और हमज़ा, ये सब एक ही सफ़े पे हैं। मुख्तलिफ रोल्स अदा करेंगे ये आगे, और अभी भी कर रहे हैं। अब 2 बयानिए नहीं रहे हैं, एक ही बयानिया है, उसके 2 पहलू हैं। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ ताना खींचते हैं और मियाँ साहब दूसरी तरफ डील देते हैं या ताना खींचते हैं। अब इन हालात में आप देखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि फॉर्मल तरीके से वो लीड करेंगे, क्योंकि मियाँ साहब अभी बाहर हैं। वो लीड करेंगे इस मूवमेंट को, या जो आगे आगे जो चेंज आने वाली है। मगर इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें बाकी 3 लोगों की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ का वोट है, मरियम की पॉपुलैरिटी है, वो वोट को निकालेगी बाहर, और हमज़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून की पार्टी ऑर्गेनाइज़र है। पार्टी कारकुनों को वो हमेशा से वही ऑर्गेनाइज़ करता रहा है। तो चारों ये मिल के जो भी फैसला फैमिली करेगी कि किसने आगे आना है, किसने पीछे रहना है, किसने अगर जीतती है इलेक्शन जब भी होगी, प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने पंजाब में आना है, ये सारे फैसले जो हैं ये मुश्तरका तौर पे मियाँ साहब और बाकी 4 लोग जो हैं ये बैठ के ये खुद तय करेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सवाल है कि क्या मरियम
नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ के रास्ते में खड़ी होगी या उनकी मदद करेगी। ये कि कोई किसी के रास्ते में खड़ा नहीं होगा, जो कुछ होगा मुश्तरका तरीके से होगा और एक दूसरे की हेल्प करेंगे और फैमिली का फैसला होगा और हालात की मजबूरी जो है जो भी होगी उसके तहत फैसले होंगे और और बिल्कुल कामयाब रहेंगे ये। जी, थैंक यू। बिल्कुल कामयाब रहेंगे, लेकिन ये जो कराची का मामला हुआ कि मरियम नवाज शरीफ ने आखिरी वक्त के ऊपर अपना दौरा मुलतवी कर दिया, उन्होंने जाना था और बहुत से लोगों का ये कहना है अगर वो चली जाती तो मिफ्ता इस्माइल को शायद इजाफी जो वोट, जो 500-600 वोट से वो हारे हैं, वो उनको मिल जाते, और वो क्यों नहीं गई, इसके ऊपर भी लोग साजिशी नजरियात जो हैं वो बना रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ तो ये वो फौरन निकल आते हैं ना जी, इसने रोक दिया होगा, शहबाज शरीफ ने रोक दिया होगा। तो आप किस हद तक ये समझते हैं कि इसमें आपकी चिड़िया क्या कहती है कि इसमें क्या रोल था शहबाज शरीफ का? मैं आपसे सीधे सीधे सवाल आज मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ, बस। नहीं, बिल्कुल कोई रोल नहीं था शहबाज शरीफ साहब का। मरियम बिल्कुल तैयार थी और परवेज रशीद साहब उनके जा रहे थे साथ, मरियम औरंगजेब जा रही थी। बिल्कुल तैयारी थी पूरी और 3-4 दिन पहले जाने की तैयारी थी। मगर फिर ये जो खबर आई कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पाइक आई है कोविड के अंदर, और तो उस वक़्त ये तजवीज़ दी गई कि आप अभी हाल ही में एक बीमारी से बची हैं और वो काफ़ी सख्त किस्म की, सीरियस किस्म की इन्फेक्शन थी इनकी। तो इन हालात के अंदर आपकी सेहत भी ठीक नहीं है और आप जा रही हैं वहाँ, और वैसे भी लो टर्नआउट होना है और उम्मीद इनकी यही थी कि किसी सूरत में भी नून लीग हार नहीं सकती। तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। आखिरी वक़्त पे ये मेरा ख़्याल है, इनफैक्ट जिस दिन जाना था उसी दिन ये फैसला हुआ। उसी दिन। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मुझे मैं कोशिश कर रहा था अपॉइंटमेंट लेने की, मरियम से मिलने की, और हमारे बिल्कुल तय था कि हम मिलेंगे। फिर उसके बाद उनका आया कि नहीं, हम नहीं मिल सकते क्योंकि मैं कराची जा रही हूँ और ये मेरा फैसला है और जाना है वहाँ और रैब नहीं करना है। तो फिर जब ये फैसला कॉन्ट्ररी आया कि वो नहीं जा रही, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मुझे तो कहा था कि वो जा रही हैं। तो फिर मैंने जब राब्ता किया तो पता चला नहीं, ये वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं गई, और इसको फिर मैंने इधर-उधर भी कन्फर्म किया फैमिली सोर्सेज़ के अंदर कि यही बात थी। तो कोई साजिश नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। राइट। तो ये बताइए सेठी साहब कि शहबाज शरीफ साहब की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे मिलकर मुख्तलिफ रोल्स अदा करेंगे और बिल्कुल अभी लग भी ये रहा है। मगर बात ये कि जो बड़ा सवाल है एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने का, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब की सियासत और एक लेवल पर मरियम की सियासत बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक टोन है, कम अज कम रेटरिक जो है सियासी। जबकि शहबाज शरीफ साहब का उनका उनका बयान कल भी आया हुआ था बहुत बड़ा सा, उन्होंने कहा कि कौमी मफाहमत बहुत जरूरी है, मिलजुल के काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जो कि फिर उसको बहुत सारे जो वो हैं लोग सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे थे कि देखो जी, खसूसन पीपीपी वाले वो कहते हैं कि आप हमें इल्जाम हम पे लग रहा है डील का, और खुद डीलें जो हैं वो कहीं और हो रही हैं। तो आपको पता था पीपीपी के जाले बड़े नाराज होते हैं जब हम ये गुफ्तगू करते हैं ना, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आता है। वो कहते हैं जी आप नवाज शरीफ को कोई चे गवारा बना के पेश कर रहे हैं, इनकलाबी बना रहे हैं, ये तो डील मेकर्स बल्कि हैं, ये शहबाज शरीफ। बल्कि बल्कि अभी सेठी साहब ने बोलना नहीं शुरू किया तो एक साहब ने कमेंट किया कि क्या सेठी साहब अब जो है वो पीएमएलएन को आज डिफेंड करेंगे। तो आपके बोलने से पहले ही मैंने उनको जवाब दिया कि कभी जो है वो अकल को भी हाथ मार लिया करें और तारीख भी पढ़ लिया करें, नहीं, क्योंकि सेठी साहब एक दफा गिरफ्तार हुए थे और उन पे टार्चर भी हुआ था और वो नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी। तो देखिए आप जी, लोग जो है वो जरा किताबें भी देख लिया करें, कुछ पढ़ भी लिया करें। सिर्फ वो व्हाट्सएप मैसेजेस और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो उस पे ना चला करें। अगर अकल से काम लें तो फायदा ही होगा। सोलंकी थैंक साहब, यू। मैं सेठी साहब की, मैं इससे पहले कि सेठी साहब कुछ रिएक्ट करें, बात यह है कि हमने हिस्ट्री वो बना दी है कि ये 1992 के वर्ल्ड कप से स्टार्ट होती है। अगरचे कि एनएस की गिरफ्तारी उसके बाद हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन बात यह है कि हमारी जो नौजवान है खुसूसन, और जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, और वो उनकी हिस्ट्री जो अलग है। जो, जो मतलब वो लोग एक जो लोग मुगालता पाकिस्तान पढ़ते हैं। मुगालता है पाकिस्तान। जी सेठी साहब, मैं जी, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। बड़ी प्लीज। मेहरबानी आपने डिफेंस पेश किया। दरअसल कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंसिव होने की। बस वो ऊँची-ऊँची बोलती है और फिर पता चलता है कि हकीकत है क्या। अब बात ये है कि
मुझे तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 2 साल के लिए जेल में डाला था। फिर पीपल्स पार्टी थी जिसने मुझे इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनाया। तो आप देख लें हालात कैसे बदलते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने मुझे जेल में डाला। फिर नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने उन्हें पीसीबी के चेयरमैन बनाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और फिर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी खादिम को जेल में डाल दिया था 1 माह के लिए। और फिर मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी दोस्ती थी जनरल मुशर्रफ के साथ, आना-जाना भी था। तो बात ये है जी कि जो मर्ज़ी कह लें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पहले कहते थे कि ये रशियन एजेंट है क्योंकि हम लेफ्ट बाजू के सोच रखते थे। तो जी सर ये केजीबी एजेंट है। उसके बाद जब अमेरिका आ गया यहाँ तो हमें कहने लगे ये अमेरिकन एजेंट है। फिर एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब से पहले मुझे इंडियन एजेंट का करार भी दे दिया गया। वो मियाँ साहब तो बाद में बने ना, मैं तो ओरिजिनल सिनर हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मर्ज़ी कह लें। मैंने कहना है जो कहना है और वो फिर अ अ, आपको हिस्ट्री अच्छा और लगे बुरा उसके लगे। तकाज़े में वो आपने उसको जज करना है। देखिए एजेंट ये शो तो में ये जो ट्रोल्स आ जाते हैं फ़िक्र ना किया करें, फ़िक्र ठीक ना है, करें। बिल्कुल। हाँ। लेकिन सेठी सेठी साहब साहब ये जो ट्रोल्स जो मर्ज़ी कहें, बात ये का या आप जो भी वो एजेंट तो सारी बकवास है, लेकिन ये कॉमरेड तो आप हैं। देखें ये तो अब आप इनकार नहीं कर सकते, ये आपको मानना मैं पड़ेगा। कैसे इनकार कर सकता हूँ? मगर अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि अब कॉमरेड के साथ कोई एजेंसी नहीं लगी हुई। जी, जी सोलंकी साहब आप कुछ कह रहे थे। जी। हाँ, वो कोई घी चीनी की एजेंसी लगा ले, कुछ ना कुछ उससे फायदा हो जाएगा। लेकिन जब शहबाज शरीफ की बात हो रही है तो पाकिस्तान का जो मार्केट है वो खासा जरखेज है, खासतौर पर जो साजिशी नजरियात है उस हवाले से। उसमें एक बात ये चल रही थी कि नहीं, जब से शहबाज आए हैं अब वो जो है वो मरियम का जो ग्रुप है उसको वो साइड लाइन करेंगे। अभी जो है वो कुछ लोगों की बड़ी सरकार की महफिल में कुछ वज़रा की, साबिक वज़रा की तारीफ हुई है, अब उनको पीछे किया जाएगा, अब शाहिद खाकान को पीछे किया जाएगा। ये मुमकिन है? जी, बहुत कुछ मुमकिन है। उसकी वजह ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट अपना रुख बदलती है तो हर किस्म की चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और अब आपने देखा जो हमें असली इशारे जो मिल रहे हैं वो इन चीज़ों से नहीं मिल रहे। ये तो हो सकता है बलून किसी किस्म के उड़ाए होंगे। मगर जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो असद उमर साहब कह रहे हैं, जिसका हवाला हमने पहले भी दिया, वो बहुत अहम है। हर दूसरे दिन धमकी देते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूँगा, अगर ऐसे हुआ तो मैं बाहर जाके ये कहूँगा, ये होगा और वो होगा। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये धमकियाँ भी बड़ी एम्प्टी थ्रेट्स होने लगी हैं। अगर ये सिक्योर होते और उन्हें एहसास होता कि मैं यहीं हूँ और अब मैंने और भी 2 साल आराम से गुज़ारने और उसके बाद भी मैंने बैठना, तो ऐसी बातें ना करते। ये एक कमज़ोर शख्स और एक डरा हुआ शख्स ऐसी बातें करता है। और इनके अगर साथियों से आप मिलें, तो आप यकीन करें ऐसी बातें कहते हैं कि मैं क्या आपको बताऊँ, वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मायूस, टोटली मायूस, और ऐसे है जैसे किसी दिन इनकी छुट्टी हो सकती है। कुछ ते दसो सेठी साहब की कहंदे। और जी यही कहते हैं जी कि बस हुण असीं किहड़े मुँह नाल जावांगे वापस। एक तरफ उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर इलेक्शन की कॉल होगी तो हम कहाँ जाएँगे। ये आपने जो कराची में देखा ये तो एक झलक है, ये तो कुछ भी नहीं है। अ मेरी अहलिया हैं, वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं पंजाब की, वो जो कहानियाँ आके बताती हैं, वो कहती हैं कि पीटीआई का नामो-निशान नहीं है। सारी जो इनकी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रीजन है ओकाड़ा, सारा मुस्लिम लीग नून। वो कहते ने खंभा खड़ा कर दियो तो वोट पै जाएगा नून नू। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था। तो अब बात ये है कि हालात बदल चुके हैं। ये कारकर्दगी इमरान खान की बेहतर होती, तो एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ खुश होती और शायद इतनी, मतलब इनकी इतनी बुरी हालत ना होती और ये शायद 5 साल भी काट जाते और फिर शायद इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेते। मगर ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। अब पीटीआई के लोग भी जो हैं, जब आप उनसे बहस करते हैं, तो ज़्यादातर वो सुनते हैं चुप करके आपकी सारी बातें, और आखिर में जब और कुछ नहीं मिलता कहने को और दिल करता है कुछ कहा जाए कि वाई, क्योंकि सबने जाके वोट डाला था इनके लिए, अब कैसे ये एडमिट करें कि हमसे गलती हो गई, ये तो तस्लीम तो करना नहीं है। तो फिर एक बात कहते हैं, हाँ, वो सारी बातें ठीक हैं मगर खुद तो करप्ट नहीं है। अब उस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने पूरी एक लिस्ट बनाई थी। वो अब क्या मैं आपको बताऊँ कि किस किस्म की करप्शन हो रही है, जिसमें खुद खान साहब जो है ही इज़ अ रेसिपिएंट, वो उनके लिए बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, उनके दोस्त यार जो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है अब ये भी बात जो है ना कि खुद करप्ट नहीं है, ये भी अब बात नहीं चलेगी। जी, ये नहीं चलेगी। से-
तो मैं सोलंकी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये तीसरी बार उन्होंने ये कहा है कि जी मैं तोड़ दूंगा असेंबली। अच्छा, अब ये एनएस देखिए ना, ये बार बार जो कहना होता है ना, मतलब ऑब्वियसली कुछ पीछे मूव तो चल रही है ना। कोई अंदर इनकी जो किचन कैबिनेट में गुफ्तगू हुई होगी कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये कर देंगे, वैसा हुआ तो वो कर देंगे। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आई मे बी रॉन्ग कि शहबाज शरीफ की रिहाई और हमजा की रिहाई और जो आपको पता है कुछ आला सतह के ऊपर तबादले भी हुए हैं इदारे में, और वो भी एक तरह से एक कुछ जैसे कहा जाता है सिग्नलिंग हो रही है पीएमएलएन की तरफ। भी जनरल बाजवा साहब की जो मीटिंग हुई जर्नलिस्ट के साथ, उसमें उन्होंने पीएमएलएन के हवाले से नवाज शरीफ को कहा कि वो एंटी स्टेट नहीं है। फाद हुसैन ने रिपोर्ट किया, उन्होंने हमारे शो पर आके उसकी तस्दीक भी की। तो देखिए ये साइंस होते हैं ना। एक जमाना वो था कि उन्होंने कहा कि एक ही हमारे पास ऑप्शन है, अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं अपोजिशन में। तो आपके ख्याल से रैटल हो गए खान साहब, या वाकई में वो आगे बढ़कर ये सिस्टम चौपट कर देंगे? देखिए, उन्हें डर है कि ये खुद ही चौपट ना हो जाए। अगर ये बजट पास कराने की कोशिश करते हैं इन हालात में और बगावत हो जाती है, तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो ये निकाले गए ना, एक किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। अब अगर चॉइस हो कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि ऑपोजिशन ने कुछ साजिश की है, मगर इसलिए क्योंकि लोग नाखुश हैं मेरे से, और वो अलग ग्रो ग्रो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना के बैठे हुए हैं, और आवाम भी गालियां दे रही है। तो जब अगर ऐसे बंदा निकाला जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उन्होंने वो जुतियां मार के कढ़े है। मगर अगर वो खुद दिलेरी से कहे अच्छा जी फिर इन हालात में मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे करके कोट उतार के और कहे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर ये इक़्तिदार मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आवाम के लिए आया था, अगर मुझे ये काम नहीं करने दे रहे तो मैं जा रहा हूँ, ये लीजिए आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप। तो आवाम कहती वाह भाई, बड़ा दिलेर है। आपको याद नहीं है मियाँ साहब, बिल्कुल। 1993 में तारीख याद होनी मैं चाहिए डिक्टेशन लोगों नहीं को। लूंगा। मियाँ साहब ने जब इनकी लड़ाई हुई विद गुलाम इसाक खान, और कि जी आर्मी चीफ किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना, तो गुलाम इसाक खान ने निकाल दिया इनको। इनको नसीम हसन शाह ने रिस्टोर कर दिया। उसके बाद फिर लड़ाई चली, फिर जनरल वहीद और ISI-DG जावेद अशरफ काजी साहब आए, उन्होंने कहा कि जी आप जाइए। अब इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक ऐसे गुलाम इसाक नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के दरमियान इतनी सख्त लड़ाई थी कि काम नहीं चल रहा था। तो फिर दोनों उन्होंने कहा जी दोनों को जी आप जाइए। तो उन्होंने कहा जी पहले आप। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, अभी ये बात बाहर नहीं आई थी, हम तो खैर उस वक्त भी यही कर रहे थे बातें, बिकॉज हम इस्लामाबाद में फिर रहे थे प्रेसिडेंसी और GHQ और प्राइम मिनिस्टर के घर के इर्द गिर्द सूंघ रहे थे, चिड़िया को उड़ा रहे थे। तो उस वक्त मियाँ साहब ने ये फैसला किया कि जाना ही है तो फिर ठा करके जाइए। और फिर उन्होंने आके नेशन को एड्रेस किया, मैं नहीं डिक्टेशन देता। वो दिन है मैं नहीं डिक्टेशन लेता, जो कोई एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेशन दिलवा रही थी। और आज का दिन है कि इन्होंने उसके बाद जब भी ये कहा कि मैं नहीं डिक्टेशन लेता, उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया था। उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया जब इन्होंने कहा मैं नहीं डिक्टेशन लेता, याद है आपको। और उसके बाद फिर जिलावतनी भी करनी पड़ी। और उसके बाद इस तीसरी दफा भी आए तो इन्होंने कहा मैं नहीं डिक्टेशन लेता, फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनको निकाल दिया। तो अब बात ये है कि अगर निकलना ही है और जाना ही है और नजर आ रहा है कि अब हम जा रहे हैं, तो उससे पहले ही फैसला कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चले छोड़ो, मैं छोड़ देता हूँ इस बात को। बेहतर होता है रिजाइन करना बनिस्बत इसमें कि आपको निकाला जाए, सैकिंग की जाए। जी, तो सेठी मैं एक जी एक बोलिए। क्वेश्चन, मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ, और देखिए मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। वो तो इमरान आप खान हैं, तो साहब प्ले क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये मैं देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और कह रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, एना साहब मुझे ये बताएं कि खान साहब देखें, जो भी उनकी अपनी उनकी टीम की इनकॉम्पिटेंस, उनकी अपनी जो सूझबूझ है, लेकिन बात ये कि खान साहब को भी तो बेचारों के पास फैसले की कुव्वत तो नहीं रही ना। फाइनेंस मिनिस्टर तो वो अपनी मर्जी का लगवा नहीं सके। वो असद उमर को लगाया था, उसको बदलवा दिया गया। शफलिंग होती है उनके हाथ में। देखिए कल को वो भी जब ये निकलेंगे तो वो यही बातें करेंगे ना जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, नवाज शरीफ ने माजी में की कि जी मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मुझे तो काम नहीं करने दिया। और अभी उनकी 6 मगोइयां उनकी पार्टी की, अगर आप लोगों की बातें सुने,
एक वीडियो भी, एक ऑडियो भी लीक हुई थी, बाद में पता लगा वो नहीं है शायद उनके मिनिस्टर की, लेकिन उसमें बातें यही हो रही थी कि जी ये जो असल गवर्नेंस या इख्तियार है वो कहीं और है, और खान साहब बेचारे जो हैं वो वैसे ही रगड़े गए हैं पब्लिक ओपिनियन में भी और मीडिया में भी। रजा रजा आप ये बात जरूर करें, लेकिन जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान की मुतअद्दिद इंटरव्यूज में, तकारीर में, कि मैं मुल्क का सरबराह हूं, सब मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई इख्तलाफात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी लाइन को टो कर रही है। तो ये सारे जो बयानात हैं, हम डिजिटल अरीना में रहते हैं, कल अगर वो शिकायत करेंगे तो वो सारे रिकॉर्ड प्ले नहीं होगा जो जैसे पहले प्ले हो रहा है। जी रजा देखिए ना, आप तो शैतान हैं। अब मुझे एक फरिश्ता भी मिल गया है जिसने मेरा जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन देखिए देखिए जो मैं कहता हूँ फेयरनेस का तकाजा ये है कि खान साहब जाहिर बात है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे, एज ए पावर शेयरिंग की अंडरस्टैंडिंग थी, वो हुई है, लेकिन बात यही है कि जो रजा जी रजा तू चुप कर, मैंने सवाल पूछने दे। अच्छा चलो पूछे। मैं बड़ा खुश हूँ, आपस में लगे रहे आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन खावर भट्टी साहब ये कह रहे हैं, ये बार इन्होंने पहले भी पूछा था एनएस, वो कह रहे हैं कि जी आई एम अ फैन ऑफ योर ऑनेस्टी एंड विजडम, हु पुट दिस स्टोरी ऑन इमरान खान माउथ अबाउट 35 पंचर्स। ओ 35 पंक्चर की गल कर दे। और ये इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जो उस वक्त कहा गया कि आगा मुर्तजा पोया साहब, जो कि मुस्लिम अखबार के एक जमाने में मालिक भी थे, मदीर भी थे, अब पता नहीं अब उनके पास है या नहीं है, ये पेपर ही शायद खत्म हो गया, मगर ये उनके घर में कुछ साहब बैठे हुए थे, जिसमें पीटीआई के कुछ लोग बैठे हुए थे, और वहाँ कोई बात छिड़ी, और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं जिन्होंने वहाँ ये ऐसी बात कही कि यार मैं सुने हैं कि वो पे सेठी ने, नजम सेठी ने कोई रिगिंग की थी है, तो वो सुना है कि वो 35 सीटों पे या 35 पंचर उसने लगा दिए। हा 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 हा। तो किसी ने पूछा कि अच्छा अरे कहाँ से सुना आपने? तो उधर से फिर बहस छिड़ गई कि जी वो अच्छा वो किसी ने कहा जी वो आपको नहीं पता, मैंने सुना है, वो एक साहब हैं लंदन में होते हैं, वो भी आए हुए थे वहाँ। मैंने पूरी इसके ऊपर पहले भी बड़ी डिटेल में बात की है अपने एक प्रोग्राम में जियो के साथ। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं तो बड़ा मॉनिटर करता हूँ नेटो की सारी कॉन्वर्सेशन और ये वो, मैं बड़ा प्लग्ड इन हूँ, और मैंने खुद ये सुना है, ये नेटो वाले आपस में ये बात कर रहे थे कि सेठी ने ये कहा और उसने ये कहा, और मैं ये कह सकता हूँ ये वो उसने। और वो बाय द वे उसकी जो ईमेल थी जो कि उसने भेजी हुई थी इन ब्रिगेडियर साहब को या किसी को, वो भी मेरे पास मिल गई मुझे, वो भी मैंने दिखाई थी। तो मैंने ये तो वहां ये बात छिड़ी। अब किसी को नहीं पता था यार ये 35, मगर ये बात बड़ी मजे की थी। वाह वाह वाह, अच्छा जी, और यार चलो शुरू करो। किसी ने ये भी डाल दिया कि वो मैंने तो अमेरिकन एम्बेसडर से भी पूछा था, तो उसने हाँ कर दी थी, हाँ ये कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई थी। तो कहानी बनती गई, और खान साहब को किसी ने कहा, उन्होंने कहा गल कर ली कोई नहीं, ठा करके उन्होंने कहा जी लगा दो। अच्छा, अब इसके पीछे तो वो जो कहा जा रहा है कि यहाँ से ये 35 पंचर की बात नहीं, मगर हकीकत ये है, ये सारी बातें बाद की। हकीकत ये है कि जब ये फैसला हुआ कि नवाज शरीफ साहब को निकालना है, एस्टैब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया, उस वक्त के जो एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि इनको निकालना है। तो उन्होंने कहा जी क्या फिर एजेंडा क्या होगा? उन्होंने कहा जी रिगिंग, ये बेस्ट है कि इलेक्शन रिग्ड थी, और इसके बेसिस के ऊपर धरने भी शुरू हो जाएं, और वो 4 सीटों की जगह पे पूरी बात हो जाए। इमरान खान ने शुरू में तो ऐसी 4 सीटों की बात की थी, वहां से ये एजेंडा बना के नहीं 4 सीटें क्यों, अब पूरी बात करें और उसको अंडर प्रेशर लाएं। उसमें भी ये हुआ कि अच्छा भाई ये कैसे बनाएंगे ये साजिश, कि नवाज शरीफ ने कैसे, वो तो अब बाहर बैठा हुआ था, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो तो पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया था पंजाब में सेठी को, और नवाज शरीफ तो किसी और को लगाना चाह रहे थे, और आखिर में नवाज शरीफ साहब ने अपने लोग पुल आउट कर लिए, बिकॉज उनका ख्याल था वो इलेक्शन कमीशन उन्हें नहीं मानेगी। तो फिर जाके सेठी बना। तो ये कैसे हम उन्होंने कहा जी गल है कि 4-5 लोगों को टारगेट करना है, जिसके अंदर सेठी के बगैर ये टारगेटिंग पूरी नहीं होती, बिकॉज ही वाज इंटरिम चीफ मिनिस्टर, और पंजाब में हम कह रहे हैं रिगिंग हुई है, तो अब उसके बगैर रिगिंग कैसे हो सकती थी? तो उसको तो टारगेट करना ही करना। तो दैट इज हाउ माय नेम केम इन, एंड खान साहब ने फिर
दबा के किया। उसमें फिर उन्होंने और 4-5 नाम भी लिए थे, आपको याद होगा, जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रमदे साहब का भी नाम लिया गया, और भी 2-3 नाम लिए गए। और ये पूरी एक साजिश बनी कि जी इन्होंने मिलकर, नवाज शरीफ और इन्होंने मिलके ये आरओज लगवाए हैं, ये किया है, वो किया है। और फिर उसके बाद जब ये पूरी एक कहानी बनी, 35 पंचर, तो उसके बाद फिर मैं फिर इनको अदालत ले गया। मैंने कहा जी ये केड़ा 35 पंचर, दिखाओ तो सही। फिर वो हमारे एक जमाने में दोस्त होते थे शायद, मसूद साहब, वो भी फिसल गए। उन्होंने कह दिया जी हाँ मैंने भी खुद सुनी है टेप ही जी। मैंने कहा आ जाओ जी सारे, आ जाओ तुम आके अदालत में दिखाओ। 6 साल हो गए मुझे इंसाफ नहीं मिला। ना शायद मसूद साहब आते हैं, ना इमरान खान साहब आते हैं। और मैंने इनसे कहा ये करो। फिर फाइनली शायद मसूद साहब ने एक बयान दिया अदालत के अंदर, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने कहा मैंने तो इमरान खान से सुना था, मुझे क्या पता, उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया। इमरान खान साहब की तरफ से बयान आया, वो भी उन्होंने कहा जी मैंने तो शायद मसूद से सुना था। बल्कि वो भी पढ़ा। इनके अच्छा, कुछ और लीडर्स थे जिन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब का नाम भी लिया था, जनरल वही कियानी लाओ। का नाम भी लिया था, कहा कि जी जी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है हाँ, इसमें सऊदी अरब, अमेरिका, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ये सब मिलके वो हाँ, करके आए। तो और उसके बाद जो आखिरी स्टेज ये थी कि फिर जब ये हो गया, जुडिशल कमीशन बन गई, 6 माह के बाद जुडिशल कमीशन बाय एक्स चीफ जस्टिस, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, सब साफ शफाफ था। अगर इधर उधर कोई इरेगुलरिटीज हुई होंगी तो वो नथिंग टू डू विद रिगिंग, इंस्टीट्यूशनल रिगिंग, ऐसी कोई बात। बल्कि सेठी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, जो इमरान खान की जो पिटीशन थी, जिसके अंदर काफी बातें हुई, तो उसमें हफीज पीरजादा वकील थे इमरान खान के। और मुझे याद है कि इमरान खान भी कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हुए थे, हफीज पीरजादा, आप थे, मैं भी उस सेशन में था। तो कुछ लोगों ने कहा हफीज पीरजादा से कि जी ये उठाएं 35 पंक्चर का, वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हो रही थी। तो हफीज पीरजादा ने मना कर दिया कि जो चीज हम साबित नहीं कर सकते, तो उसका जिक्र ही नहीं आया 35 एंटी पंक्चर का। पंचर का जिक्र ही नहीं आया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर वो सुप्रीम कोर्ट, वो एक्चुअली जुडिशल कमीशन के सामने था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। वहाँ आप भी थे और लोग भी थे, वहाँ मैं भी था। और नून लीग की भी टीम थी और बाकी लोग भी थे। और खान साहब आए हफीज पीरजादा साहब के साथ जी। आखिरी स्टेज पे। और जब आए तो रोस्ट्रम पे आए तो वहाँ हफीज ने मेरे साथ सलाम दुआ ली। और तो मैं हफीज के बिल्कुल पीछे इमरान साहब, खान साहब थे। तो अब मेरी तरफ देखा तो मैं हंस पड़ा। मैंने स्माइल की, मैंने कहा हेलो इमरान। तो मुझे कहते हैं सियाना होके, हेलो नजम। हाथ वाथ भी मिला लिया मेरे साथ। अच्छा, मैं कहा ठीक है कोई गल नहीं। अच्छा, उसके बाद वही आप वाली बात, कोई 35 पंचर का जिक्र नहीं आया। और एक स्टेज पे जब हफीज आर्ग्यू कर रहे थे कुछ, तो मैंने रोक के कहा, मैंने कहा माय लॉर्ड, मैं एक्स चीफ जस्टिस साहब जो वहाँ थे, जो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माय लॉर्ड, क्या आज क्या आयरनी है, क्या तकाजा है कि हफीज पीरजादा साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। और याद रहे कि ये मेरे वकील थे जब मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल में डाला था। तो हफीज जी, पीरजादा साहब बड़े शर्मिंदा हुए, हाँ करके चलिए वो सलाम दुआ लेके वो फारग हो गए और सारे चले जनाब, तो ये बेहतरीन हो गए। गया। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं हमारा मुझे कुछ अगला जो पूछना था। मौजू है वो इस्लाहात की बात है, जो रिजेक्ट कर दी है सेठी साहब। आपने सुना सब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने, उन्होंने कहा कि भाई बिलावल ने, मरियम ने, मियां साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात जो है गवर्नमेंट जो प्रपोज करी है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं कम होता तो कोई इनका फायदा नहीं है। आपका कोई कमेंट? हाँ, नहीं, इसी इसी पर जो है वो मैंने भी पूछना है कि दुनिया भर में जो है वो टेक्नोलॉजी से मसले हल होते हैं। ये सारी जमातें शोर डालती हैं कि जी वो पोलिंग एजेंट उठा लिए, फलां हो गया। तो ये जो मशीन का सिस्टम है, ये तो बेहतर नहीं होगा सेठी साहब? नहीं, देखिए बात ये है कि बड़ा वाज़ेह हो गया अब कि एक बाय इलेक्शन के अंदर भी धांधली हो जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब आप सोचिए, एक आरटीएस सिस्टम जिसके ऊपर इत्तेफाक किया लोगों ने, वो ब्रेक डाउन कर गया, जिसकी वजह से इतने घंटे रिजल्ट ही नहीं आया। इस समय तो आरटीएस सिस्टम के बगैर ही सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया। अब आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएंगे, 20-22 साल लगे इंडिया को।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन की पायलट प्रोजेक्ट्स चलाते हुए, देखते हुए कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल साहब लाहौर आए थे, मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उससे बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया किस किस्म के प्रॉब्लम्स आए और कैसे कैसे एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, और उन्होंने फाइनली इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरफ गए। और मैं आपसे ये कहूँ, ये हमारे हालात ऐसे हैं, जैसे जब जब तक ये बात नहीं तय होगी कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल इलेक्शंस में, रिगिंग में नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी जब हुकूमत एक आ जाती है तो उसकी रिजेक्टेड करना और उसको टांग खींचना और धमकियां देना ये नहीं होना चाहिए, और सिविलियंस को अलाउ किया जाए कि वो 5 साल अपनी टर्म जैसे वो चाहते हैं करें और फिर अवाम के पास वापस जाएं। जब तक ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं ये जब तक तय नहीं हो जाएंगे, और ये पावर स्ट्रगल है, ये टेबल के ऊपर बैठ के नहीं होंगे, ये ग्राउंड में होंगे, अवाम की हिमायत के साथ होंगे, और वो हो रहा है आजकल। ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक के बाद दूसरा बंदा खड़ा होकर ये बातें कर रहा है। आज आपने सुना जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा? अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। जैसी खरी बातें जावेद हाशमी साहब ने आज की हैं, वो बेचारे जावेद लतीफ साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। और हाशमी साहब कह रहे हैं जावेद लतीफ ने क्या किया, मुझे आके पकड़ो, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, नाम ले लेके बजाय बात। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी खड़े हो गए, उन्होंने भी कुछ बातें कर दी हैं जो आज तक कभी हमने सुनी नहीं। अब ये सेडिशन विशन आपके ऊपर लगाते हैं, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर, कि हमने कुछ इस तरीके से बात कर दी, वो चलती नहीं है। अब तो दिन ब दिन एक के बाद दूसरा बंदा खड़ा होकर बातें करनी शुरू कर दी है, वो जो कि एक जमाने में मुकद्दस गाय की बात थी, अब कोई मुकद्दस शब्द नहीं रहा। ये एक पावर स्ट्रगल चल रही है सिविल सोसाइटी के अंदर इस वक्त, इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो पहले पीछे हटना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को, अदरवाइज ये मुझ चलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो अब डायलेक्टिक जो है, वो स्ट्रगल जो है, मुख्तलिफ एरिया से शुरू हो गई है, और ये जाएगी अपने अंजाम पे, ये पहुंचेगी, और आप देखिएगा कि कैसे ये पहुंचती है। ये एक तारीख का मैं आपको एक मतलब लंबा लेक्चर इस पे दिया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है, आप देखते जाइए आगे क्या होता है। जी। तो अब वो नवाज शरीफ साहब ने, जिसे कहते हैं ना, एक पत्थर मार के फाइनली वो जो था ना मसला, उसको तोड़ दिया ग्लास को। अब इधर से सोशल मीडिया तो भरा हुआ है, आप लोग खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जो एक बात नहीं हो सकती थी वहां गालियां पड़ रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अब रुकेगी नहीं बात, आप जेलों में नहीं डाल सकते, अब आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और वो सेटलमेंट आपने देखा कि अब नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, उसकी एक पाँव है उसका, और दूसरा पाँव ये है कि जी अब आगे जाके मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को कैसे साथ पे लेके चलना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिड का इमरान खान के साथ, ये फेल हो गया, ये तस्लीम कर लिया गया है कि ये फेल हो गया। अब रास्ता इसमें से निकालना है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, घूम रही है बातचीत, कि रास्ता कैसे निकाल के आगे जाना है, ताकि उस तरह के भी लोग जो है वो भी बच जाएं जिनसे ये गलतियां हुई हैं या ब्लंडर्स हुए हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद ना हो सियासी तौर पर, और कोई कार्रवाई ना हो, इंतकामी कार्रवाई ना हो उनके ऊपर, वो आराम से अपनी टर्म्स रिटायर करके घर जाए, और नई क़यादत आए जो कि सिविलियंस को अलाउ करे टू सेटल सम ऑफ दीज इश्यूज। वो आपके साथ आगे डिस्कस कर सकते हैं। कितने सीरियस इश्यूज हैं आगे, जो कि मैं समझता हूँ कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियंस एक सफ़े पे नहीं होंगे, सिविलियंस पॉपुलर होंगे, वो आगे गोली देंगे अवाम को, पीछे एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही है जो गोली नहीं दे सकता, जिसकी गोली नाकाम हो गई है, वो तो अपने आप को उससे जहर की गोली ले ली है। तो ये मामला आप आगे जाके आप देखिए कैसे ये रास्ते निकलते हैं। जी, सेठी साहब, सेठी ये साहब। आपने अच्छा अच्छा किया कि आपने वो नॉर्मलाइजेशन की बात की। तो पिछली दफा भी जब आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा कि जी वो नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मल मुल्क बनाना या भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो उसको नॉर्मलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका नहीं, वो यूं नहीं यूं कर कर लेते हैं। अब जो चीज मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि पाकिस्तान के जमीनी हकायक आपको पता है कि पाकिस्तान में फैसले जो है वो कहाँ होते हैं। जो खारजा पॉलिसी है वो शहजाद होटल जो है वहां बनती है या कहीं और बनती है। जो सफीर हैं गैर मुल्की वो कहाँ मिलने जाते हैं और कहाँ नहीं मिलने जाते हैं। और जो अमरीकी वजीर दिफा जो है वो फोन करता है तो किसको करता है, मुल्क के वजीर खारजा को करता है, परवेज खटक को करता है वजीर दिफा को, या प्राइम मिनिस्टर को करता है। ये चीजें जो है वो आपको पता है।
तो जहां मामलात हैं वो आपको पता है कि फैसले कहाँ होते हैं। तो जब उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया, रियलाइज कर लिया कि जी अब हमने मामलात ठीक करने हैं, तो आप जो है वो उसके अंदर कोई फसौड़ी डालते हैं कि नहीं जी पार्लियामान में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। भाई कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो आपने हर चीज में जो है वो पंगा क्यों लेना है, ये मुझे अच्छा, बताएं। मैं नहीं पंगा ले रहा, पंगा कोई और ले रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जनरल मुशर्रफ ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था। क्यों फेल हो गए वो? दो वजूहत। एक, उनका अपना इदारा उनके साथ नहीं था इंस्टीट्यूशनली। 3-4 लोगों ने ये फैसला किया, हम कर देंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। इदारा तैयार नहीं था ज़हनी तौर पे, आइडियोलॉजिकली। 70-60 साल की ट्रेनिंग थी, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, ऐसे करना, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। नहीं, दूसरी चीज़ ये कि उस वक़्त पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, जब उन्होंने ये फैसला किया। उनकी एक अपनी हुकूमत थी। वो हुकूमत पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, वो रिगिंग के ज़रिए आई थी। वो नहीं ये पूरा एजेंडा जो था अवाम को बेच सकती, जिनके पहले वो एक ब्रेन वॉशिंग हुई हुई थी, फेल हो गए। अब क्या हुआ? अब भी उसी किस्म का प्रोजेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा जो प्रोजेक्ट लेके चले हैं, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन भरपूर तरीके के साथ उनका हार्ट सपोर्ट नहीं कर रही इसको। और ज़ाहिर है हाइब्रिड रेजीम के अंदर जो अनपॉपुलर इमरान खान की रेजीम है वो भी नहीं इसको करेगी, बिकॉज़ थोड़ा सा भी इसको एजेंडे को किया तो बाहर अवाम में जूतियां पड़ेंगी। वहां भी 60-70 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई है। आज इसका मुझे सबूत मिल गया, जो मैं कह रहा था। आज एक कॉन्फ्रेंस थी वेब के ऊपर, जिसमें 3 बड़ी अहम शख्सियात, जिनका ताल्लुक रियासत के इदारों के साथ रहा है, उनके हमायती रहे हैं, उनके सपोर्टर्स रहे हैं, अ, और पेट्रियाटिक लोग हैं। उन्होंने आज ये कहा है, 3 लोग थे। एक रिटायर्ड जनरल एक्स डिफेंस सेक्रेटरी यासीन मलिक साहब, एक अब्दुल बासित साहब, जिसकी हाल ही में मैंने इंटरव्यू भी की है, जिनने अभी किताब भी लिखी है मियाँ साहब के खिलाफ, कि वो ये क्या करने जा रहे थे, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, गद्दारी थी, अम, और मोदी के साथ दोस्ती कर। और तीसरी मरिया लोधी, डॉक्टर मरिया लोधी साहिबा। तीनों ने आज बयान दिया है एक वेबिनार के ऊपर, जहाँ उनकी डिस्कशन हुई है कि ये जो जनरल बाजवा जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और उन्होंने ये कहा ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं आपको कहूँगा, जाएं इंटरनेट पे और देखें इसकी पूरी डिटेल। उन्होंने, तीनों ने ये कहा। अब ये बात ये है कि ये तीनों को इकट्ठा करना और तीनों से पूछना, ये जाहिर है ना कि उन्होंने अपने, तीनों ने एक ही बात कही है। वो कहते हैं कि ये इंडिया के साथ ऐसे कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। इंडिया को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये जो आप जिस तरीके से करने जा रहे हैं, ये नहीं, हम नहीं मानते। ये आप एक ट्रैप, कोट ऑन, आप एक ट्रैप में जा रहे हैं। तो अब ये जाहिर है कि जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने सारी उम्र एक बयानिया को पुश किया है, और अवाम के ऊपर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी, कि हिंदुस्तान के साथ जंगजू रहेगी जब तक कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस के मौकफ के जरिए नहीं हल होगा। अब वो फंस गए आके यहाँ। क्योंकि अब हमें ये कहा जा रहा है कि यार वो ठीक है, 317 है या नहीं है, वो जज्ब कर लें, हजम कर लें। हम तो कहते हैं वहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये एक वक्त आएगा, प्लेबिसिट होगी, तो वहाँ की मुस्लिम मेजोरिटी ना माइनॉरिटी बन जाए, वहाँ हिंदू ना आ जाए। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसको रिस्टोर करना। दरअसल जो अब ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इनके अपने दायरे के अंदर से, इनके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिनको कुछ लोग, हम जैसे लोग कभी कभी मॉनिटर भी कर लेते हैं कि भाई वहाँ क्या बातें हो रही हैं, वहाँ बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है लोग, इनके लोग, इनके आइडियोलॉग्स। और मैं आपको ये प्रिडिक्शन देता हूँ, इन तीनों के बाद और लोग भी, रिटायर्ड लोग आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, फॉरेन सर्विस के लोग आएंगे, जो कि आके यही बात कहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये ठीक नहीं है। और अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी ये बात आ गई है, और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बात आ गई है। ये हो क्या रहा है? आप आगे पीछे हो रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से आवाज तक नहीं है, एक खैर मकदम की भी आवाज नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से। आप हैं जो कह रहे हैं कि हमें, पहले आपने कहा यूएई ने हेल्प की है, फिर शाह महमूद कह रहे थे हमने नहीं की। फिर ये कहा जाता है कि जी हमने तो कहा था कि नॉर्मलाइज करते हैं, मगर ये शाह महमूद ने कैबिनेट के अंदर गड़बड़ कर दी, वो जो इनिशिएटिव था कि जी एम्बेसडर्स वापस आ जाएं या ट्रेड जो है रिस्टोर हो जाए, वो इन्होंने काम खराब कर दिया। तो ये आपस के अंदर भी अब प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और और तो मैं ये समझता हूँ वो दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। मुशर्रफ के भी आइडियाज अच्छे थे, मगर
वो जो एक सपोर्ट बेस होता है ना जिसको साथ लेके चलते हैं, अगर अनपॉपुलर चीज कोई करनी हो, हाँ वो सही चीज हो, मगर क्योंकि उसके बरक्स सारी उम्र आपको सिखाया गया है, अब आपने उसको तब्दील करना है, यू टर्न लेनी है, तो फिर आपको सपोर्ट चाहिए। ऐसे लोग जिनकी बात आपकी बात नहीं तो इन लोगों की बात लोग मान लें, वो इनके पास नहीं, मुशर्रफ के पास भी नहीं थे और इनके पास भी नहीं है। नवाज शरीफ ये करना चाह रहा था, अगर आप कर देते तो आज नॉर्मलाइजेशन हो जाती। 1988-89 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये करना चाह रही थी, आप उनको कर लेने देते तो आज नॉर्मलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गई होती और शायद और भी बात से मसले हल हो गए होते इंडिया के साथ, मगर ऐसे नहीं हुआ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। हिंदुस्तान वहां से कहाँ गया और आज वहां एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म हुई है ऐसी, जिसके साथ अब स्टेटस को पे जाना और वहां से बात को शुरू करना वो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आज ये स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके रखिएगा, मैं आपको कहूंगा इसको प्ले करें आगे वाले दिनों में। ये जो सारी गेम हो रही है ना, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हाई कमिश्नर्स वापस आ जाएं। क्या एक मकसद है, ये अभी टॉक्स भी शुरू नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ ये फैसला हुआ था कि फौजें लड़ाई बंद करें बॉर्डर के ऊपर, दोनों का फायदा है इसमें, और फिर किसी तरीके से हाई कमिश्नर्स वापस रिस्टोर हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे देखते हैं क्या होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो मौकफ है इसके ऊपर, वो तो 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है आपको। और दिलचस्प बात यह है, आप इस वक्त 1 इंच से ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं आप तो तैयार हो गए हाई कमिश्नर रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, उसके पीछे भी एक सोच है कि ये जो बाई मिलिट्री टू मिलिट्री बात हुई है ना, ये अजीत दोवल साहब इंटेलिजेंस यहाँ से, हमारे इंटेलिजेंस के लोग, ऐसे मुल्कों के मसले हल नहीं होते, वो हुकूमतों के दरमियान, अवाम के दरमियान और उनके नुमाइंदों के दरमियान होते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सारी पेशकश है ये इसलिए है कि एम्बेसडर्स हो जाए, फिर एम्बेसडर्स आपस में बैठ के सीक्रेट डिप्लोमेसी करें और अपने हेडक्वार्टर्स को आगाह करें, और सीक्रेट डिप्लोमेसी के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाए टॉक्स। लेट मी रिपीट दैट। इंडिया की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्बेसडर्स रिस्टोर होंगे, फिर बैक चैनल चलेगी। ये बैक चैनल नहीं चली, ये इसको बैक चैनल नहीं, इसको सॉफ्ट चैनल आप समझ सकते हैं। इंडिया इसको कहता है ये सॉफ्ट चैनल थी टू ओपन द रूट फॉर अ बैक चैनल। बैक चैनल के अंदर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की डिस्कशन होती है। तो अब वो वहां तक तो अभी बात ही नहीं पहुंची, अभी तो ट्रेड 2 चीजें इंपोर्ट करने के ऊपर फटा पड़ गया। अब एम्बेसडर्स जो है उनको वापस लाएंगे, फिर बातें शुरू होंगी, फिर जाके आगे देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रेमेच्योरली जनरल बाजवा ने अच्छी एक पेशकदमी थी, ये इसको चलने देते आहिस्ता आहिस्ता, मगर उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट के सामने बैठ के ये बातें कर दी हैं सारी, इसके साथ मैं समझता हूँ बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो सोर्सेस हैं इन इंडिया, इंडियन मीडिया के लोग जो प्लग्ड इन है, वहाँ उनका रिएक्शन ये है कि यार ये जो जनरल साहब ने ये जो बातें कही हैं, मीडिया इतनी सिंगल कॉलम के ऊपर ये बातें हमने इसको नोट किया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट चुप है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर, ये जो जनरल साहब ने ये जो सारी बातें कही हैं। तो इसका ये मतलब है वो इसको बड़े और तरीके से देख रहे हैं, और यहाँ आपने प्रेमेच्योरली ये सारी बात कर दी। कोई तारीख जी अगर पड़ी होती तो ये ऐसे बातें ना होती। बिल्कुल, थैंक यू नजम साहब। मैं एक और चीज इसी के साथ लिंक करना चाहता हूँ। आपने डोमेस्टिक जो मसाइल है उनका तो जिक्र किया, जो इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें आ रही हैं या आ सकती हैं, मगर आपने देखा होगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक करारदाद पास की जीएसपी प्लस के स्टेटस को जो है वो खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंसानी हकूक की पामाली की वजह से किया जाए। एक तरफ वो है एफएटीएफ की तलवार, उसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, दूसरी तरफ वो है, और ये जो प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द यूएस, वो भी सबके सामने हमने यहीं पे बात की। अब एक तरफ तो ये सारे प्रेशर्स हैं इंटरनेशनल। देखिए जनरल बाजवा जो कर भी रहे हैं यूरोपियन यूनियन के हवाले से, जो ये नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, ये चीज वो इस वक्त एक रीडायरेक्शन भी तो लेना चाह रही होगी ना रियासत। जी सोलंकी साहब। आज काबीना में इस मसले पर गौर भी हुआ है, और जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि खान साहब ने ये फरमाया है कि ये जो ब्लेस्फेमी का जो लॉ है उस पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं सेठी साहब का,
मुझे हैरत है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वजीर आजम हैं वो तो कहते हैं कि मुझसे बेहतर मगरिब को कोई समझता नहीं है, तो फिर आप सेठी साहब से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, जरा डिस्कशन वापस ले चलते हैं कि नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल रियासत होती कौन सी है? आजकल के दौर में नॉर्मल रियासत के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इंडिया को निकाल दें बीच में से। डोमेस्टिक नॉर्मल रियासत वो होती है जहाँ किसी किस्म की इंतहा पसंदी ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि एतमाद और ट्रस्ट के ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके ऊपर इत्तेफाक हो और उसके मुताबिक कानून बने और इम्प्लीमेंटेशन हो। तीसरी चीज के पार्लियामेंट हो जहाँ सारी चीजें डिबेट हों। चौथी चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वोट की सैंक्टिटी हो, वोट को इज्जत दी जाए। और आखिरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, उसका रोल होता है टू ओबे ऑर्डर्स, नॉट टू डिक्टेट ऑर्डर्स। ये नॉर्मल रियासत होती है पाकिस्तान। और ऑफ कोर्स नॉर्मल रियासत वो भी होती है जहाँ मईशत चल रही हो, मुलाजमतें हों, लड़ाई झगड़े ना हो, अमन हो। ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं सियासी जमातों के, वो ठीक है। मगर नॉर्मल सियासत वो होती है, रियासत वो होती है, नॉर्मल मुल्क वो होता है। इंडिया को निकाल दें, हमारे यहाँ इनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। हम इंटरनली किसी सूरत में भी नॉर्मल रियासत नहीं है, नॉर्मल मुल्क नहीं है, नॉर्मल सियासत नहीं है, नॉर्मल रियासत नहीं है। हर चीज पे हम फेल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाली जो बात है उसका ताल्लुक है इस चीज के साथ। ये ब्लास्फेमी वाली बात जो की आपने, इसका ताल्लुक इसके साथ। यूरोप ये कह रहा है आपसे कि आप नॉर्मल बने। नॉर्मल से ये मुराद है आप एहतजाज जरूर करें हमारे खिलाफ, मगर इस किस्म की एहतजाज जो है कि पार्लियामेंट को आपने धमकी दी और हमारे सफीर को आप निकालना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इसके फिर रिपरकशंस होंगे, फिर हम भी हिट बैक करेंगे। ये नॉर्मल रियासत ऐसी चीज नहीं करती। अगर ये नॉर्मल रियासत ऐसी चीज करती तो 60 जो OIC के ममालिक हैं वो आपके साथ हाथ मिला के और कहते हम भी निकाल देते हैं फ्रेंच को, हम बॉयकॉट करते हैं। मगर ऐसे नहीं है। आप वाहिद मुल्क हैं जहां इस किस्म की सियासत चल रही है और उसको हवा दी जा रही है। ये हवा नहीं अगर दी जा रही तो उसको तस्लीम किया जा रहा है कि नहीं, ये बात तो सही है यार, ये फ्रांसीसी वाले ऐसे हैं, ये ऐसे। अब बात ये है, तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है। हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो अवाम है और हमारे जो रूलिंग क्लास है, मैं समझता हूँ वो अब इतनी बेचारे तबाह हो चुके हैं ये 70 साल की ब्रेन वॉशिंग के साथ कि वो अब नॉर्मल तरीके से सोच नहीं सकते। मुझे अफसोस है इस बात का। इसीलिए ये रियासत अब नॉर्मल रियासत नहीं रही है। इसको सब नॉर्मल कह ले, एब नॉर्मल कह ले, जो मर्जी कह ले, मगर इसके अंदर कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कि हस्ब मामूल एक नॉर्मल रियासत में होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, डिस्फ्रेंसेस होते हैं, सब कुछ होता है, और ऐसे नहीं होता। मईशत भी बैठ गई, इंटरनेशनल अलायंसेस भी टूट गए, आइसोलेशन भी हो गई। एक उसके बाद आपके अंदर फिरका परस्ती और इंतहा पसंदी बढ़, ये कम नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं जी हम इनको मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं। जाने दें, आप मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं, वो तो और भी आपके गले पड़ेगी। आप समझते हैं कि मेन स्ट्रीम करने के साथ वो अमन की बात होगी? फिर तो वो खुद आके पार्लियामेंट में बैठ के कहेंगे जी अब हम फ्रेंच को निकाल देते हैं। अब आपसे तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप चाह रहे हैं कि इनको मेन स्ट्रीम किया जाए। बात यह है कि ये एक माशरा बन चुका है, एक माहौल बन चुका है यहाँ, जिस माहौल के बेसिस के ऊपर उसके दो पहलू थे। एक ये मिलिटेंसी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस, और दूसरी ये थी ये करप्शन करप्शन करप्शन, उसको फाशिज्म के साथ चेंज करना है, सबको टांग दो, ये कर दो, वो कर दो। फौज और इमरान खान और पाकिस्तान की अर्बन मिडिल क्लास ये मिल के, और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं ये फेल हो गया। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि फ्रांस एक छोटा सा हिस्सा है। वो अब आपको धमकी ये दे रहे हैं क्योंकि EU को वो लीड कर रहे हैं कि आपकी GSP प्लस जो आपको 2014 में स्टेटस दिया था, जिसकी वजह से आपके जो एक्सपोर्ट्स थे उस वक्त कुछ $3.5 अरब पर ईयर थे, वो 7.5 पे चले गए अब। और अगर आपने ऐसे वैसे किया तो हम फिर वो GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लेंगे। वो छोड़िए, ये FATF आपके गले पड़ जाएगा, आपके बैंक्स बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चलने देंगे वो, अगर आप चाहें। तो आप अगर नॉर्मल बनना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसके जरिए आप मुल्क को नॉर्मल ना करें। अब पहले मुल्क को नॉर्मल करें, फिर फॉरेन पॉलिसी नॉर्मल हो जाएगी। वो मैं कहता रहता हूं कि कुत्ते की टेल, वो जो दुम है वो कुत्ते को चला रही है। ऐसे नहीं होता, कुत्ता दुम हिलाता है। हमने पहले अंदरूनी हालात ठीक करने हैं। ये जो गोली दी हुई है अपनी सारी अवाम को, जिसके बहुत से पहलू हैं जो मैंने डिस्कस किए,
इसको अब नेगेटिव न्यूट्रलाइज करना है। पॉपुलर लोगों के साथ जिनकी आवाज आवाम सुनती है उनके जरिए इनको अब रिवर्ट करना है। ये अगला, मैं समझता हूँ ये अगले 10 से 15 साल का ये एजेंडा है। अगर 70 साल लगे यहाँ पहुंचने में तो 20 साल 15 साल लगेंगे इसको टर्न बैक करने में। आहिस्ता 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 धीरे 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 धीरे, ये रातों रात नहीं होगा। लड़ाई झगड़े एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के जरिए नहीं होगा। ये ना एस्टैब्लिशमेंट इसको अकेले इसको वापस कर सकती है, ना सियासतदान खा जितने मर्जी पॉपुलर हो वो नहीं कर सकते। ये अभी हमें वही बात है कि अब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, सच बोलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ और आवाम के साथ, गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी और उसके बाद कुछ नए रूल्स बनाने पड़ेंगे कि आगे कैसे जाना है और ये जो जहर है इसको जिस्म में से, नेशन स्टेट के जिस्म में से बाहर कैसे निकालना। सेठी साहब, ये यूरोप के अंदर भी मजहबी पार्टियां हैं जी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, इंडिया के अंदर बीजेपी है, दूसरी जमातें हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई फिरका वाराना या कोई मजहबी सियासी जमात बनती है, तो ये जो जहर है जिस्म में से, जब तक वो कानून को हाथ में नहीं लेते, सड़कें बंद नहीं करते, पथराव नहीं करते, पुलिस वालों को पकड़कर मारते नहीं है, जलाओ घेराव नहीं करते हैं, पार्लियामेंट पे हमला नहीं करते हैं, पीटीवी पे कब्जा नहीं करते हैं, अगर ये इस तरह के काम ना करें तो उनको सियासत में आने की, रजिस्ट्रेशन की, इलेक्शन लड़ने की, अपना सियासी प्रोग्राम देने की इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए? बात यह है कि अगर आप इलेक्शन रूल्स को फॉलो करें और तशद्दुद ना करें और ये धरने इस किस्म के ओवरथ्रो करने की कोशिश ना करें तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। मगर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में भी वही रास्ता बीजेपी ने इख्तियार किया है जो रास्ता हमने इख्तियार किया था ज़िया उल हक साहब के ज़माने के बाद, जिसके ज़रिए हम फेल हो गए। अब हिंदुस्तान भी अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी रास्ते पे आ गए और वहां देखिएगा कितना उनका नुकसान होगा। अभी आप देखते चलिए, हिंदुस्तान ने 2 साल के अंदर वो गवाया है जो 70 साल में उन्होंने कमाया था। इंटरनेशनल आइसोलेशन, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, नरेंद्र मोदी की ग्राफ गिर रहा है। अभी जो आपने देखा 5 इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ एंड सो ऑन। और जो हिंदुस्तान का हाल है कोविड में, वो वहां कोविड में लोग सैकड़ों की तादाद में दिन में मर रहे थे और नरेंद्र मोदी उससे पहले डावोस गया और वहां जाके उसने कहा कि जी हमने देखो कैसे कंट्रोल किया कोविड को, हमारा एग्जाम्पल देखें। वो एग्जाम्पल अब ये है कि दुनिया का सबसे बदतरीन किस्म की जो सिचुएशन है वो हिंदुस्तान में हुई है। लेकिन और उसके बावजूद कि वहां तवज्जो देनी चाहिए कि कोविड को कैसे रोके और अपनी आवाम को कैसे बचाएं उनके, वो इलेक्शन, वो वहां 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन कर रहे और वो कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब कि मैं 5 जो रियासतें रह गई हैं, स्टेट्स रह गई हैं, वहां भी मैं जीत के अपनी वहां पार्टी लगा लूं। उनको ये पड़ी हुई है और वहां इंडिया की आवाम जो है वो, उनको सांस नहीं आ रहा। जी, लेकिन मैं आप दोनों से ये बात कहूंगा कि क्या बीजेपी और टीएलपी का मवासना किस हद तक एक्यूरेट है? क्या देखिए, बीजेपी जो है वो हिंदू इंतहा पसंदों का एक जो सेंटिमेंट है उसकी नुमाइंदगी करती है, मगर बीजेपी के किसी लीडर ने मोदी को ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान मुल्कों से दोस्ती ना करो। मोदी सऊदी अरेबिया से भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, यूएई से भी बढ़ा रहे हैं, कतर से भी बढ़ा रहे हैं, फलस्तीन से जाके मेडल ले लिया। फलस्तीन से अंदाजा कीजिए, तो वहां तो कोई सड़कों पर नहीं निकली आरएसएस के भाई तुम क्यों गए हो सऊदी अरेबिया जो कि मुसलमानों का गढ़ है। तो एक तो मैं ये छोटी सी मैं स्पैनर इन द वर्क्स डाल रहा हूँ। सही है, नहीं स्पैनर नहीं है, ये हकीकत है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बिल्कुल आपकी सही बात है, मोदी की मिसमैनेजमेंट, पॉपुलिज्म, फैशिज्म वो सामने खुल के आ गया। इंडियन रो रहे हैं बेचारे, अवाम जो है इस वक्त वहां तड़प रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेठी साहब, ये जो टीएलपी की मेन स्ट्रीमिंग की बात है, मैं सोलंकी साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ लोगों का एक व्यू ये है कि शायद उनको अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस में रेगुलेट कर दे कानून और आइन के दायरे में, तो वो फिर तशद्दुद का रास्ता छोड़ देते हैं। ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। नहीं, ये दूसरा गलत आर्ग्यूमेंट है, ये गलत जी, आर्ग्यूमेंट है। तारीख हमेशा ये प्रूव करती है कि अगर कोई मिलिटेंट पार्टी है, जब उनको आप इलेक्शन का रास्ता देते हैं तो वो समझते ही हैं कि मिलिटेंसी के जरिए उन्हें ये रास्ता मिला। अब वो फिर मिलिटेंसी को छोड़ेंगे कभी नहीं, वो तलवार हमेशा रखेंगे अपने पास, जब मौका मिलेगा उसको निकाल देंगे। ये नहीं होता कि जब एक आपने बंदूक के जरिए एक चीज ली हो, उसके बाद जब वो मिल जाए तो आप बंदूक फेंक दें, नहीं, उसके बाद एक नहीं 2 बंदूकें लेके आप रख लेते हैं अपने पास। अच्छा, तो बस जाते जाते फिर ये बताइए कि क्या आप जो बात कह रहे हैं, कल हमारे लिए जियाउद्दीन साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मजमून भी लिखा हमारी वेबसाइट के लिए, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये वक्त है टीएलपी को बंद करने का, जैसे कि जेयूडी से
और दीगर तंजीमों से हमने नुकसान उठाया FATF और UN के हाथों, तो कहीं ये वाली चीज रिपीट ना हो। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी पार्टियों में इतना दमखम है, इतनी पावर या इतना विजन है कि वो ये चीज कर पाएंगे? देखिए, रियासत बहुत मजबूत होती है अगर उसके साथ अवाम हो और अवाम के नुमाइंदे हों, फिर रियासत बड़ी तगड़ी होती है। इस वक्त रियासत तगड़ी नहीं है, इसलिए रियासत का तो यही उनको समझ आती है कि अब इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। झूठे वादे के साथ तो काम नहीं खत्म, मसला हल नहीं होता, आज नहीं तो कल फिर शुरू हो जाता है। तो इनको ये किया जाए कि किसी तरीके के साथ इनको ये कहा जाए कि ये रास्ता ले लें। अब मैं खुद जाती तौर पे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग। मैं आपको बताऊं, बैनिंग से कुछ नहीं मिलता। वो दूसरे नामों के जरिए और तरीके के जरिए वो उभर आते हैं, बाहर आ जाते हैं, और एक किस्म की विक्टिमाइजेशन का बयानिया उनको मिल जाता है। बैनिंग नहीं होती, आप ऑल्टरनेटिव्स आवाम को दें जो उनको वोट डालते हैं, जिनके पास वो जाते हैं। आप जो पॉपुलर पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको आप जीने दें, रहने दें। वो आप खुद ही इनको खत्म कर देंगी। वो आप जब उनके लोग निकलेंगे उनके लिए, वो अपने लोगों को निकालेंगे, इनके लिए कोई नहीं निकलेगा। जब आप उनको डब्बे में बंद करके उनके मुंह बंद कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, तो फिर लोग कहते हैं अब हम कहाँ जाएं। एक हुकूमत है वो तो काम नहीं कर रही, जो लोग जिनको पहले हम वोट देते थे उनको जेलों में डाल दिया, उनको तो वोट जाया हो जाएगा, तो फिर यही वोट देके देख लेते। बैनने की जरूरत नहीं है। अलाउ फ्री मूवमेंट, फ्री मीडिया, अलाउ प्रोटेक्शन टू मीडिया टू वो साफ बात करे। अगर कोई उसको धमकी देता है तो उनको पकड़े, और अलाउ द मेन स्ट्रीम सियासी जमातें टू कंटिन्यू टू वर्क। आपने देखा क्या हुआ, आपने सारी उम्र MQM को बड़ा सपोर्ट किया, तो वो वायलेंस भी उन्होंने इस्तेमाल किया और दूसरी चीजें भी इस्तेमाल की। जब आपने वो सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा जाओ जितने मर्जी ग्रुप बना लो, करके देख लो, देखें उनका क्या। आहिस्ता आहिस्ता अदर पार्टीज आर टेकिंग देयर प्लेस बिकॉज दे कांट डिलीवर विदाउट द वायलेंस एंड स्टेट प्रोटेक्शन। तो अब इनको बैन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अलाउ। इनके कोई अगर इनके पास सपोर्ट है तो विड्रॉ कर लें, गैर कानूनी बात करते हैं तो अरेस्ट देम, जो भी करे, नॉट जस्ट दीज पार्टीज, जो भी करे। कानून की यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होनी चाहिए, फिर आप देखिएगा इस किस्म की सियासी जमातों की तरफ लोग नहीं जाएंगे। बेहतरीन बेहतरीन। सोलंकी साहब, आपने वो डार साहब का सवाल पूछना था, जुल्फकार अवान और दीगर लोग भी पूछ रहे हैं कि वो सेठी साहब से पूछिए कि क्या जाते जाते बताइए कि आजकल फिर कोई नाराजगी हो रही है, डार साहब का जिक्र हो रहा है कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया जी, वो इटली के सफीर से कमीशन मांगा तो फलां किया, तो GDP के जो फिगर्स थे वो फज किए, और वो जावेद चौधरी साहब ने एक लंबा चौड़ा कॉलम भी लिख दिया। तो ये अचानक जो है वो डार साहब से दोबारा ये मोहब्बत जो है वो क्यों हो रही है? आपको कोई है अंदाजा सुनगुन? जी, मुझे ऑनेस्टली आई फील कि इसकी जिक्र करने की बात क्या थी, क्योंकि जब आप जिक्र करेंगे तो जवाब मिलेगा। जवाब बड़ा कड़वा है अनफॉर्चुनेटली। अब मैंने देखा है, अभी डार साहब ने जवाब तो दिया है, मगर उन्होंने वो हकीकत को थोड़ा सा छुपाया है। उसकी वजह यह है वो अभी भी समझते हैं कि शायद उससे रियासत को नुकसान होगा, खा वो उनको फायदा हो या ना हो। मगर हकीकत क्या है, उन्होंने इशारा तो कर दिया था। मुझे तो उस वक्त का पता है जब से ये हुई थी बात, हमें तो सब पता क्या हुआ था। हुआ ये था कि फौज पैसे मांग रही थी, बजट के अंदर जो पैसे मिले वो और मांग रहे थे। उन्होंने फाइल्स मूव की कि जी हमें इतने मिलियन डॉलर इधर चाहिए, इतने मिलियन डॉलर इधर चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, ये बजट में नहीं है मगर ये हमने वादे किए हमें इंटरनेशनली, और हमें ये चीजें चाहिए, ये चाहिए। डार साहब ने एक दफा तो दे दिए पैसे, कुछ 150-200 अरब रुपए की बात थी। उसके बाद फिर आ गए वो, उन्होंने कहा जी और पैसे चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए। अब हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अब हम वॉर अगेंस्ट टेरर भी कर रहे हैं, कोalition सपोर्ट खत्म हो गई है, वगैरह वगैरह अच्छे रीजन से। डार साहब ने फिर कड़वा घूट करके थोड़े से पैसे और दे दिए, फिर और मांगे। एक वक्त आया उन्होंने कहा जी मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैंने वो बजट करना है, मैंने आवाम के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने पेट भरना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कीजिए। मैंने एक दफा 2 दफा सप्लीमेंट्री बजट दे दी, नाराज हो गए। असली बात ये है। और जिस जिस आर्टिकल का हवाला देते हैं डॉन के अंदर, इसके ऊपर 2017 में फिर एक खुर्रम हुसैन साहब ने एक मजमून भी लिखा था जिसमें इशारा किया था इसकी तरफ के असली इशू क्या था। तो वो माफ नहीं करते ना, वो पैसे मांगे और आप ना दें, ऐसी नहीं तैसी तेरी, तो वो बात है और कोई बात नहीं। और डार साहब अड़ गए, अब उसके ऊपर इल्जाम लग गया जी कि जी उन्होंने ये खराब किया, ये किया, और अब वही कि जी वो पैसे मांगे। अरे यार गिव मी अ ब्रेक, फाइनेंस मिनिस्टर पैसे नहीं मांगते यार। और वो भी एक वेस्पा। वो और बात है कि वो इटालियंस माइट हैव वांटेड टू
गेट अ फ्रेंचाइज इन इंडिया, उन्होंने अप्रोच किया ना, हो गई। और उन्होंने कहा लो जी, किसी एजेंट ने कहा होगा मुझे पैसे दे, मैं खिलाता पिलाता हूँ, मतलब इस किस्म की बातें, और वो डॉक्टर साहब के खाते में डाल दिया। यार डॉक्टर साहब इज अ रिच मैन इन अदर वेज, ही डजंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये होती नहीं है इस तरीके के साथ, इस तरीके से पैसे खिलाए विलाए नहीं जाते। और ये फिर बाद में ये इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया। आप यू कैन डिसएग्री विद हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज और एग्री विद देम, बट ये उसका ये मतलब नहीं है कि ही वाज डूइंग समथिंग अनपेट्रियोटिक। आफ्टर ऑल एक पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी तो होता है ना, आपने जी अपनी पार्टी को भी तो जिताना होता है ना। अब ये आप आज कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कोविड के ऊपर पैसे नहीं खर्च किए और अपने एमएनएज और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स दे दिए, वर्थ बिलियंस, टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। आप ये कह सकते हैं कि यार ये नहीं कोविड के ऊपर करना चाहिए था, ये क्यों कर दिया? वो सोच रहे हैं कोविड के ऊपर तो चलो मैं करूंगा, और पहले तो खैर यकीन ही नहीं करते थे कि कोविड के ऊपर कुछ करना भी चाहिए, वो तो कहते थे ये तो फ्लू है। तो उन्होंने तो अपने लोगों को देने हैं ना, कि लोगों ने क्या करना है, कोई अपनी जेब में तो नहीं डालने। अगर जेब में डालने हैं तो उसमें से 5 या 10 या 15% जेब में डालने हैं, बाकी तो उन्होंने नलके नालियां और सड़कें बनानी है आवाम के लिए ताकि उनको वोट मिले। तो ये मतलब है कि ये पार्टी की इलेक्शन की, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर कंस्टिट्यूएंट्स एंड डेवलपमेंट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेवलपमेंट फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारी सियासी जमातें करती हैं। अब आओ आके कहें जी नहीं डेवलपमेंट फंड्स ना दें और हमें सिक्योरिटी के लिए दे दें। आज आप वो खुद ही हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अब इकोनॉमिक्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, अब जियो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिक्योरिटी के पुराने तरीके थे जिसको हम करते थे वो तो शायद अब रेलिवेंट नहीं रहे। आप खुद कह रहे हैं। अब उस वक्त आप कह रहे थे हमें और पैसे दें, हमें और पैसे दें। अब आपके चाइनीज टैक्स नहीं चलते, आप कहते हैं नहीं जी अब कहाँ से लेंगे, वगैरह 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 इस किस्म के प्रॉब्लम। जी, थैंक यू। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं सारी गुफ्तगू के आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आपने सेठी साहब सारी बातें की। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को चलने देना, पार्लियामेंट की असेंडेंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए। लेट मी ऑल्सो ऐड, और आखिर में एक चीज का मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर रियासत भी बनना चाहिए। उसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं होगा। आप जितना मर्जी इलेक्शन करवा लें, सियासी पार्टियां भी यही काम करती हैं, वो भी यही बयानियां आगे लेके पढ़ती हैं, मजहब को इस्तेमाल करती हैं। हमने माजी में देखा है और मुस्तकबिल में भी हम वो देखेंगे जब तक हम अपना आइन और अपनी नेशनल पॉलिसी उसको नहीं बदलते। चलो इसके रजा, जाते जाते मैं ये आपके ऐड कर दूं कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी ओआईसी कंट्रीज, उनका भी यही फैसला है कि वो नॉर्मल होना चाहते हैं। इस इंतहा पसंदी रिलीजन की वो नहीं उसको पसंद करते। सऊदी अरेबिया में यू टर्न हो गई है, बहुत बड़ी यू टर्न हुई है। और इंतहा पसंदी नहीं, मजहब आपका अपना है, आप प्यार करें, मजहबी हों, सब कुछ अपनी जगह पे। रियासत के अंदर जिस दिन आप एक साफ शफाफ चीज को लाएंगे डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर, तो साफ शफाफ चीज जो है उसके ऊपर भी दाग लगने शुरू हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। जो चीज प्योर है उसको अपने दिल में रखें, अपने घर में रखें, उसको करें, मगर किसी ऊपर मसलत ना करें, नहीं तो फिर वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है और फिर इस यहाँ से फिरका परस्ती शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान इस चीज को अब तस्लीम कर बैठे हैं, हम ही एक रह गए हैं। हम, मेरा ख्याल है बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं 1.3 बिलियन, उनमें से 1 बिलियन जो है वो कोई खास मुसलमान नहीं है, हम ही असली मुसलमान जो है वो हम ही है। थैंक यू एनस। जाते जाते फाइनल वर्ड, बहुत खूब था। बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का, और नाज़रीन आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का भी। आई होप कि सब एड्रेस हो गए होंगे, और इंशाल्लाह कल रात को 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।